गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग। गुड सर। गुड, वेरी गुड। चलिए बच्चों, चैप्टर चल रहा था हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। हमने स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में जाना, वेरियस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में जाना। फिर हम आए एनर्जी स्टोर्ड के लिए। किसी भी मटेरियल को जब स्ट्रेच या कंप्रेस किया जाता है या उसको शेयर किया जाता है तो उसमें एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक की हमने बात की थी। बच्चों जैसे मान लीजिए अगर हम वापस से ऊपर चले एक बार, यहाँ पे हमने बात की थी वर्क डन के लिए। तो वर्क डन इज इक्वल टू जो भी हमने यहाँ पे वर्क किया वो उसमें एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो जाता है। बच्चों अगर हम बात करें कि जैसे यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने एक वायर है, वायर पे एक एफ फोर्स लगाया। इस वायर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए था, लेंथ एल थी। इस वायर पे अगर मैंने एफ फोर्स लगाया और इसको एक्स डिस्टेंस से या डेल्टा एक्स डिस्टेंस से मान लो, अगर मैंने इसे डेल्टा एल डिस्टेंस से स्ट्रेच किया तो इसमें कितनी एनर्जी स्टोर्ड हुई? इसमें हाफ एफ डेल्टा एल जितनी एनर्जी स्टोर्ड हुई। यस और नो बच्चों? यस सर। यस, मतलब जो फोर्स ने वर्क किया वो वर्क इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हुआ, तो इसमें जो एनर्जी स्टोर्ड हुई वो हुई हाफ एफ डेल्टा एल। बच्चों अगर मैं बात करूं वर्क डन बाई फोर्स, वर्क डन बाई फोर्स क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये होता है एफ डेल्टा एल के बराबर। फोर्स ने वर्क किया एफ डेल्टा एल के बराबर। ठीक है जी। देखो यहाँ पे अब आप कहोगे कि सर हमने तो लिखा था वर्क डन बाई स्ट्रेचिंग ए वायर। ये किसने वर्क किया? ये वर्क किया रीस्टोरिंग फोर्स ने। ये वर्क डन किसके लिए आया बच्चों? रीस्टोरिंग फोर्स के लिए आया था। जो एक्सटर्नल फोर्स था यहाँ पे उसने वर्क किया है कितना? एफ डेल्टा एल। इस वर्क में से एफ डेल्टा एल में से हाफ एफ डेल्टा एल यहाँ पे एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो गया। बचा हुआ हाफ एफ डेल्टा एल वर्क कहाँ गया बच्चों? मैंने आपको 100 रुपए दिए थे, 50 रुपए आपने कहीं डिपॉजिट कर दिए, बचे हुए 50 रुपए कहाँ हो गए? बचे हुए 50 रुपए खर्च हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो फोर्स ने वर्क किया है वो एफ डेल्टा एल है। जो एनर्जी स्टोर्ड हुई, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड जो हुई है वो कितनी हुई? वो हुई है हाफ एफ डेल्टा एल। तो बचा हुआ वर्क डन कहाँ गया? बचा हुआ वर्क डन बच्चों एज ए हीट रिमूव हो जाएगा, एज ए हीट सिस्टम में से निकल जाएगा। तो कितना वर्क एज ए हीट लॉस हुआ? हीट लॉस वर्क डन माइनस एनर्जी स्टोर्ड। यस और नो? हाफ एफ डेल्टा एल। समझे बच्चों बात? यस सर। यस। फोर्स ने वर्क किया एफ डेल्टा एल, एनर्जी स्टोर्ड हुई हाफ एफ डेल्टा एल, तो हीट लॉस हो जाएगा हाफ एफ डेल्टा एल के बराबर। ठीक है बच्चों, चलिए हमने बच्चों फिर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में समझा। यहाँ पे हमें कुछ पॉइंट मिले। पॉइंट ओ से ए तक हमारी प्रोपोर्शनलिटी लिमिट रहती है, हुक्स लॉ फॉलो होता है। ए से बी तक हमारी प्रोपोर्शनलिटी लिमिट ब्रेक हो जाती है, बट ओ से बी तक जब भी पार्टिकल को स्ट्रेस किया जाएगा, इसमें स्ट्रेस अप्लाई की जाएगी और जो हमें स्ट्रेन मिलेगा वो स्ट्रेन वापस से रिकवर हो जाता है। मटेरियल अपनी ओरिजिनल लेंथ को गेन कर लेता है। कब तक? ओ से बी के बीच में। बी से डी के बीच में परमानेंट सेट यहाँ पे आने लगता है, परमानेंट डिफॉर्मेशन आएगा और अल्टीमेटली पॉइंट ई पे पार्टिकल ब्रेक हो जाता है। ठीक है बच्चों, इसके बारे में कुछ हमने बात की थी। यस सर। फर्दर यहाँ पे हमने बात की थी कि ओ से बी तक हमारा रहता है इलास्टिक रीजन और बी से ई तक रहता है हमारा प्लास्टिक रीजन। जिस मटेरियल के लिए बच्चों प्लास्टिक रीजन जितना बड़ा होगा वो उतना ही डक्टाइल होगा, और जिस मटेरियल के लिए प्लास्टिक रीजन जितना छोटा होगा वो उतना ही ब्रिटल होता है। ओके बच्चों? यस सर। यस। फर्दर हमने फैक्टर्स इफेक्टिंग इलास्टिसिटी के बात की। क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इलास्टिसिटी को अफेक्ट करेंगे? तो यहाँ पे हमारा टेम्परेचर का इफेक्ट आता है कि टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इलास्टिसिटी डिक्रीज हो जाती है। इम्प्यूरिटीज ऐड करते हैं। ठीक है, इम्प्यूरिटीज ऐड ऑन होने से
इलास्टिसिटी को इंक्रीज किया जा सकता है। एनलिंग की प्रोसेस से, एनलिंग की प्रोसेस से क्या होता है, एनलिंग की प्रोसेस में किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट करके रैपिडली कूल किया जाता है, तो इस प्रोसेस से वो क्या होती है, उसकी इलास्टिसिटी डिक्रीज हो जाती है। और हैमरिंग या रोलिंग करके इलास्टिसिटी को इंक्रीज किया जा सकता है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ तक की बात हम ऑलरेडी इस चैप्टर में कर चुके हैं बच्चों। एक क्वेश्चन है जो जनरली बोदर करता है बच्चों को, वो क्वेश्चंस मैं आपको सोल्व कर देता हूँ। A bar is subjected to an axial force as shown। तो एक बार है जिसपे ये कुछ फोर्स लगे हुए हैं। ठीक है, ये एक 2L लेंथ की रोड है। ठीक है, ये टोटल 2L लेंथ की रोड है, ये हाफ L पार्ट हो गया, ये भी L पार्ट है। यहाँ पे हमने एक फोर्स 3F लगाया हुआ है, यहाँ पे हमने फोर्स F लगाया हुआ है, और सेंटर से एक फोर्स, बिल्कुल ये डिस्टेंस L है और ये भी L है, तो ये क्या हो गया, रोड का सेंटर हो गया। सेंटर पे एक और फोर्स हमें दिया हुआ है, वो है 2F। तो ये फोर्सेस इस रोड पे हमने अप्लाई किए हुए हैं। रोड का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो A है बच्चों। We need to calculate the elongation in the road. Calculate the total elongation. Calculate the total elongation in the road. चलिए देखिएगा बच्चों किस तरीके से प्रोसेस करेंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ पे इस एंड पे देखोगे तो कितना फोर्स लगा हुआ है, 3F। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फोर्स की पेयरिंग करेंगे। फोर्स की पेयरिंग करेंगे, तो पेयरिंग किस हिसाब से हो जाएगी, ये फर्स्ट हाफ पार्ट हो गया बच्चों, और मान लेते हैं ये सेकेंड हाफ पार्ट हो जाएगा। बच्चों फर्स्ट हाफ पार्ट पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3F फोर्स लग रहा है। सेकेंड हाफ पार्ट पे यहाँ पे F फोर्स लग रहा है। बीच में यहाँ पे 2F का फोर्स है। बच्चों क्या मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, जो 2F फोर्स है उसको मैं ब्रेक करके यहाँ पे 3F और यहाँ पे F लिख दूं, तो क्या इनका नेट इफेक्ट 2F के बराबर आ रहा है। 3F Yes, इधर sir. और 2F इधर, इनका नेट इफेक्ट 2F आ रहा है। Yes, sir. तो बेसिकली ये एक L लेंथ का पार्ट हो गया, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का पार्ट हो गया, जिसपे 3F फोर्स लग रहा है, और यहाँ पे L लेंथ और A क्रॉस सेक्शन पे F का फोर्स लग रहा है। तो इस तरीके से हम फोर्स को डिवाइड कर लेंगे बच्चों। चलिए अब हमारे पास फोर्स आ गया, तो इस वाले पार्ट के लिए मान लेते हैं एलोंगेशन डेल्टा L1 है। तो डेल्टा L1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, क्या होता है डेल्टा L, डेल्टा L होता है F इंटू L A इंटू वाई, यस और नो। मान लेते हैं मटेरियल के लिए जो यंग्स मॉडुलस है वो y है, तो डेल्टा L1 विल बी इक्वल्स टू 3F इंटू L अपॉन AY। सिमिलरली सेकंड पार्ट एक के लिए एलोंगेशन डेल्टा L2 विल बी F इंटू L अपॉन AY, यस और नो बच्चों। यस सर। यस, चलिए नेट एलोंगेशन क्या हो जाएगा बच्चों, डेल्टा L विल बी इक्वल्स टू डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2, और इनका सम क्या हो जाएगा, 3FL अपॉन AY प्लस FL अपॉन AY, और टोटल एलोंगेशन हमें मिल जाएगा 4FL अपॉन AY के बराबर। ओके बच्चों। Yes, sir. यस, तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल। एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल। एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिक बिहेवियर। बच्चों अगर हम बात करें हमारी डे टू डे लाइफ में, तो बहुत सी
चीजों का हम यूज करते हैं या बहुत सी चीजें जो हम देखते हैं, कहीं ना कहीं जो मटेरियल यूज होता है उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए उन्हें डिजाइन किया जाता है। उनकी इलास्टिक प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए कि जैसे मान लीजिए हम उसको यूज करेंगे, कोई भी मशीनरी का पार्ट है, मशीनरी के पार्ट को डिजाइन किया जाता है उसकी स्ट्रेस के अकॉर्डिंग कि वो कितनी स्ट्रेस वो ले सकता है, कितनी स्ट्रेस अपने अंदर ले सकता है जब तक कि वो ब्रेक ना हो। यस और नो? जैसे मान लीजिए आपको मैं कहूं कि कोई छोटी सी चीज को पुल करना है तो क्या करोगे, एक पतली सी रस्सी आप उसको होल्ड करके, पतली सी रस्सी से होल्ड करके आप उसे पुल कर लेते हो। पर वहीं अगर मान लीजिए मैं बात करता हूं कि कोई हेवियर ऑब्जेक्ट करना है, हेवियर ऑब्जेक्ट को पुल करना है, तो क्या सेम अगेन वापस वो पतली रस्सी यूज ले लोगे आप? No, sir. नो। तो अब No, आपको क्या sir. लगे, यस, अब आप थोड़ी मोटी रस्सी यूज लोगे। हो सकता है आप रस्सी के बजाय किसी और मटेरियल पे शिफ्ट कर दे। जैसे मान लीजिए पानी निकालना है तो पानी निकालने के लिए सिंपली हम रस्सी का यूज ले लेते हैं। पर मान लीजिए कोई हेवी मशीनरी वर्क है, किसी हेवी पार्ट को उठाना है, जैसे क्रेन वगैरह किसी लोड को उठाती है, तो वहां पे वो रस्सी का यूज नहीं करती, वो वायर केबल्स का यूज करती है बच्चों। यस और नो? और जितना हेवी यस सर। मटेरियल, उनकी मोटाई भी बढ़ती जाती है। जैसे मान लीजिए क्रेन के केस में हम देखें, क्रेन किसी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट अप कर रही है, तो वो किसी मोटी या फिर सफिशिएंटली थिकनेस की रोप का, मतलब मेटेलिक रोप का वो यूज करती है। पर वहीं आप देखोगे बच्चों, कोई ब्रिज वगैरह होता है, तो ब्रिज वगैरह कभी कभार जैसे कोई बच्चा है जिसने हैंगिंग ब्रिज वगैरह देखे हुए हैं कहीं? Yes, sir. यस। तो हैंगिंग ब्रिज वगैरह देखोगे तो वहां पे बच्चों हैंगिंग ब्रिज के लिए जो केबल्स यूज होती है वो और ज्यादा मोटाई की यूज हो जाती है। और हमने क्या पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है कि जैसे किसी मटेरियल के लिए अगर हम बात करें तो मटेरियल के लिए ब्रेकिंग स्ट्रेस तो कांस्टेंट होती है, पर अगर हमें ज्यादा फोर्स लिफ्ट करना है, देखो ब्रेकिंग स्ट्रेस सिग्मा बी क्या थी हमारी, फोर्स अपॉन एरिया के बराबर थी। मान लीजिए हमें लाइट फोर्स वेट करना है, अब देखो यहाँ पे सिग्मा बी किसी मटेरियल के लिए अगर कांस्टेंट हो जाए तो क्या हो जाएगा, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए हो जाएगा। यस और नो बच्चों? अगर यस सर। सिग्मा बी किसी मटेरियल की हम बात करें तो ये कांस्टेंट है, तो एफ अपॉन ए कांस्टेंट हो गया, तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए हो गया। इसका मतलब क्या होगा, अगर हमें हेवी मटेरियल उठाना है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा रखना है, अगर लाइट मटेरियल उठाना है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कम रख दो। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात? यस सर। यस। फर्दर बच्चों अगर हम बात करें, जैसे ब्रिजेज वगैरह में आप देखोगे तो ब्रिज वगैरह में भी जो बार्स होती हैं, बार्स वगैरह के लिए देखिए क्या एनालॉजी यूज की जाती है, उसमें देखा जाता है कि वो कितनी स्ट्रेस को कर सकते हैं या फिर उनकी कुछ ना कुछ लिमिट रख देते हैं बच्चों। कि जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पे हमने पढ़ा था कि कुछ ना कुछ यील्ड स्ट्रेस होती है। यहाँ पे पॉइंट बी को हमने क्या देखा था, यील्ड स्ट्रेस। पॉइंट बी तक बच्चों कोई भी मटेरियल में स्ट्रेस दी जाए, स्ट्रेस रिमूव करते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल शेप को गेन कर लेता है। यील्ड पॉइंट इसी को डिफाइन करता है कि कोई भी जो स्ट्रेस दी जा रही है उसको रिमूव करते हैं, पार्टिकल या मटेरियल अपनी ओरिजिनल शेप को गेन कर लेता है। तो जब भी कोई भी चीज डिजाइन की जाएगी तो उसकी लिमिट क्या रखी जाएगी, लिमिट रखी जाएगी उसकी यील्ड पॉइंट तक के लिए। कि जैसे मान लीजिए कि लिफ्ट के लिए केबल डिजाइन करनी है, तो लिफ्ट के लिए जब केबल डिजाइन की जाएगी तो उसमें जो कैपेसिटी रखी जाएगी कि कितना लोड इस लिफ्ट से कैरी किया जा सकता है, तो उसकी यील्ड कैपेसिटी या यील्ड लिमिट तक के लिए ही रखा जाएगा। ऑल्दो उसके बियॉन्ड भी रखा जा सकता है, उससे ऊपर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा तो वो ब्रेक नहीं होगा, बट उसमें क्या होगा, परमानेंट सेट आ जाएगा बच्चों। हाँ या ना? यस सर। यस। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लिमिट रखी जाएगी यील्ड तक, बट अगर इससे ज्यादा हो गया तो इसमें परमानेंट सेट हो जाएंगे, उसके फेलियर के चांस बढ़ जाएंगे। तो मशीनरीज को इसी अकॉर्डिंग डिजाइन किया जाता है। चलिए, एक हमारा एक लोड स्ट्रक्चर के लिए भी डिजाइन किया जाता है कुछ इस तरीके से। मान लीजिए कि ये एक हमारा एल लेंथ का बार है, ये एक बार है बच्चों, इस बार की लेंथ एल है,
ये L लेंथ की बार है और इसकी ब्रेथ B है और डेप्थ D है, ये डेप्थ D हो गई और इसकी कुछ न कुछ ब्रेथ हो गई B। तो इस बार के लिए मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई लोड लगा देता हूँ बच्चों, बीच में यहाँ पे कोई W लोड लगा दूंगा, तो यहाँ पे कुछ न कुछ डिप्रेशन आएगा इसमें, कुछ इस तरीके से बच्चों, ध्यान से देखिएगा। भाई आप यहाँ पे अगर कोई लोड लगाओगे तो ये इस तरीके से नीचे की तरफ झुक जाएगी बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो इसका जो सेंटर यहाँ पे था वो यहाँ पे आ गया, तो क्या हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई ना कोई डिप्रेशन आया है? यस और नो? ये क्या हो जाएगा? डेल। और जब इसे बीच में लोडेड किया जाता है तो इसमें एक डिप्रेशन आ जाता है, और बच्चों इस डिप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? इस डिप्रेशन की वैल्यू हो जाएगी डेल विल बी इक्वल्स टू W L क्यूब डिवाइडेड बाई 4y BD क्यूब के बराबर। बच्चों इसका डेरिवेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीजें भी इंक्लूडेड है, ये कहीं ना कहीं सिविल इंजीनियरिंग में ले जाएगा हमें। तो फिलहाल हम ये याद रखते हैं कि जब इस बार में जिसकी लेंथ L, थिकनेस D और ब्रेथ B है, इसके लिए यंग्स मॉडुलस Y है, जब इसको कोई W लोड दिया जाएगा तो इसमें एक डिप्रेशन देखने को मिलेगा, वो दिया जाएगा कुछ इस तरीके से। और एक सर्टेन लिमिट तक बच्चों, सर्टेन लिमिट तक ही इस डिप्रेशन को ब्रिजेज वगैरह में अलाउड किया जाता है, उसके बाद ये अलाउड नहीं होता। तो जितना हमें डिप्रेशन अलाउड है उसके अकॉर्डिंग हम मटेरियल को डिजाइन करके यहाँ पे अप्लाई करते हैं बच्चों। समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir. यस। चलिए, ये जो डिप्रेशन है बच्चों कुछ फैक्टर्स पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है, जैसे लेंथ वगैरह पे डायरेक्टली L क्यूब से प्रोपोर्शनल करेगा, और इसकी जो थिकनेस है, डेप्थ है D, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल करेगा क्यूब पावर पे। ओके बच्चों, तो कुछ ना कुछ हमें ये डिजाइन क्राइटेरिया दे देता है कि जिस हिसाब से हमें डिप्रेशन अलाउड है उसके अकॉर्डिंग उसके स्ट्रक्चर को डिजाइन कर देते हैं। फर्दर बच्चों एक और एप्लीकेशन की बात करें, जैसे माउंट एवरेस्ट है, तो माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है बच्चों? कोई बच्चा बता सकता है? जनरल नॉलेज का सबसे पहला क्वेश्चन है ये। 8850 meter. 88? 50 meter. हाँ लगभग इतनी है, वेरी गुड बेटा। तो यहाँ पे अगर हम इसे इलास्टिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें बच्चों, तो देखो क्या होगा। मान लीजिए ये माउंटेन है, और माउंटेन में इस पॉइंट पे अगर मैं देखूं तो इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो कितना होगा? मान लीजिए ये माउंटेन के पीक की हाइट h है, तो और यहाँ पे जो मटेरियल है, रोक मटेरियल के लिए बच्चों जो डेंसिटी है वो रो है, हाइट h है, डेंसिटी रो है। हाइट के कंपैरिजन में g की वैल्यू नेग्लिजिबल सी मान लेते हैं, क्योंकि लगभग लगभग 8-9 किलोमीटर की बात हो गई है, तो जी कांस्टेंट मान लेते हैं। तो इस पॉइंट पे इस मास की वजह से जो प्रेशर होगा वो कितना हो जाएगा बच्चों? रो जी एच के बराबर प्रेशर हो जाएगा। Yes, sir. यस, इतना प्रेशर यहाँ पे एग्जर्ट हो रहा है बच्चों। अब ये जो प्रेशर यहाँ पे बॉटम पे एग्जर्ट हो रहा है, यहाँ पे वो रोक जिसके ऊपर ये स्टैंडिंग है, जो रोक होगी उस रोक की कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होगी बच्चों। वो जो रोक होती है उस रोक की जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ हमें दी जाती है कितनी? लगभग 3 × 10⁸ के बराबर। चलिए, क्या माउंटेन के लोड की वजह से ये रोक ब्रेक तो नहीं हो रही? मतलब जो यहाँ पे स्ट्रेस आ रही है या प्रेशर आ रहा है वो लगभग इसी रेंज का होना चाहिए। अगर हम इसको इक्वेट करते हैं तो क्या मिलेगा? देखो, सिग्मा जो यहाँ पे इसकी ब्रेकिंग स्ट्रेस है, इट शुड बी ग्रेटर देन रो जी एच। यस और नो बच्चों? रोक के लिए जो ब्रेकिंग स्ट्रेस है वो रो जी एच से कम होनी चाहिए। चलिए, तो क्या वैल्यू आएगी इसकी देखिएगा बच्चों। रो इज ग्रेटर देन रो जी एच, और यहां से क्या लिखा जा सकता है? एच शुड बी लेस देन
रो अपॉन सिग्मा अपॉन रो जी। सिग्मा की वैल्यू कितनी है बच्चों? सिग्मा की वैल्यू है 3 इंटू 10⁻⁸ डिवाइडेड बाई रो जी। और बच्चों रो और जी की तो वैल्यू हमें पता है, चलो 10 है। अगर रो की एवरेज वैल्यू हमें पता चल जाए, ठीक है, तो ये आती है लगभग 10⁻⁴ मीटर के बराबर। कितनी आ जाती है? 10⁻⁴ मीटर, जो कि हो जाता है 10 किलोमीटर। तो क्या हो गई बच्चों मैक्सिमम लेंथ किसी भी जो वो होता है हमारा माउंटेन, उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है इस अकॉर्डिंग? 10 किलोमीटर तक की। कितनी हो सकती है? 10 किलोमीटर तक की उसकी हाइट हो सकती है। और हम देख भी रहे हैं जो हाईएस्ट पीक होता है जो माउंट एवरेस्ट है, वो लगभग 8,848 मीटर की है बच्चों। कितनी है? 8,848 मीटर की, जो उससे कम है। समझ में आई बच्चों बात? यस सर। यस। तो ये कुछ एप्लीकेशंस थे इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल के डे टू डे लाइफ में, जो हम ऑब्जर्व करते हैं और जो हम फील करते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, अब इसमें कुछ एक टॉपिक्स हैं जो हमारे लेवल 2 के हैं, उनको हम देख लेते हैं। चलिए, मटेरियल जो होता है बच्चों कुछ बिहेवियर शो करता है। जैसे आपने ऑब्जर्व किया होगा, किसी रबड़ को किसी लोड से लटका के मैं रख देता हूँ, किसी रबड़ को किसी लोड से लटका के रख देता हूँ, और अगर वो किसी लंबे समय तक मैं उस लोड से लटका के रख देता हूँ, तो उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाता है। यस और नो? Yes, sir. परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाता है। या फिर उसमें हम कहते हैं फटीग सी आ जाती है, इलास्टिक। कोई भी व्यक्ति किसी काम को डे टू डे रेगुलरली करेगा, तो उस काम से उसमें बोरियत आ जाती है बच्चों। आपको पढ़ाई करते करते डेली डेली थक जाते हो ना आप? नहीं थकते? सबको अच्छा लगता है पढ़ाई करना, क्या बात है भाई। चलिए, तो क्या होता है बच्चों कि कोई भी मटेरियल में अगर हम सेम प्रोसेस को बार बार रिपीट करते हैं, कोई भी प्रोसेस को किसी भी मटेरियल के लिए बार बार रिपीट करते हैं, तो उसमें इलास्टिक फटीग आ जाता है। ठीक है? और ये क्यों आता है बच्चों? क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं रिपीटेशन आ जाता है चीजों का, और चीजों का रिपीटेशन उसे इलास्टिक फटीग की तरफ टेंड कर देता है। और वही काम अगर हम उसको रेस्ट दे देते हैं, उसको कुछ समय के लिए रेस्ट दे देते हैं, तो वापस अपनी एक्चुअल वैल्यू को, एक्चुअल प्रॉपर्टी को गेन कर लेता है। ठीक है बच्चों? तो कभी कभार ये होता है कि चीजों को गैप देना पड़ता है। ठीक है ना? जैसे मान लीजिए आपने कभी ऑब्जर्व किया हो, तो जैसे एक स्टील वाली प्लेट है, स्टील वाली प्लेट को अगर हम बार बार डंप करेंगे, डंप करते रहेंगे, तो वो नीचे जाता है, डिप्रेस होता है और वापस ऊपर आ जाता है। देखा है ये आपने? स्टील की प्लेट वगैरह पे आप Yes, देखोगे। sir. यस। तो उसको पुश करते हो नीचे चल जाती है, फिर वापस आ जाती है। या फिर कार पे डेंट पड़ता है, तो डेंट में क्या होता है, उसको हम मारते हैं, हिट करते हैं, तो वो वहीं रह जाती है, फिर वापस उठ के आ जाएगी कुछ समय बाद, फिर हिट करेंगे, कुछ आ जाएगी। तो धीरे 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 क्या होता है उसमें, ये चीज डेवलप हो जाती है, और वो क्या होता है बिल्कुल परमानेंट सेट सा हो जाता है। कि फिर कुछ जैसे आप उसे पुश करोगे ना, तो पुश करने के बाद वो अब काफी ज्यादा टाइम लगाएगी वापस अपने ओरिजिनल शेप को गेन करने में। यहाँ पे टाइमिंग बढ़ जाती है बच्चों। ठीक है? तो ये कुछ चीजें होती हैं इलास्टिक फटीग। और एक और वर्ड होता है जिसे हम कहते हैं इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। क्या कहेंगे? इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं बच्चों। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट को क्या होता है ये? इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, इट इज फाउंड एट some bodies take time to regain its original shape. Some bodies take some time to regain its original shape, regain its original shape
और लेंथ और वॉल्यूम within elastic limit after removal of the deforming forces. After removal of the deforming forces. बच्चों, तो जो एक्चुअल शेप है, एक्चुअल शेप को रिगेन करने में या एक्चुअल लेंथ को रिगेन करने में जो टाइम है वो इंक्रीज हो जाता है। किसकी वजह से? जब किसी ऑब्जेक्ट को रेगुलरली यूज किया जाता है उसी तरीके से। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे एक टाइम लेग जनरेट हो रहा है। एक्चुअल में होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था कि जैसे मैंने फोर्स लगाया, डिफॉर्मिंग फोर्स, वो स्ट्रेन में आ जाए, उसकी लेंथ या शेप डिस्टोर्ट हो जाए। जैसे ही मैंने स्ट्रेस को रिमूव किया, वापस अपनी एक्चुअल शेप को गेन कर ले। पर एक्सटेंसिव यूज या रेगुलर यूज की वजह से ये प्रॉपर्टी आ जाती है कि वो वापस अपने ओरिजिनल शेप को गेन करने में टाइम लगाती है। और इस इफेक्ट को जहां पे क्या होती है, स्ट्रेन लेगिंग द स्ट्रेस, स्ट्रेन इज दिस प्रोसेस ऑफ strain lagging stress क्या हो जाएगी? इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट हो जाएगी, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट कहती है बच्चों। चलिए, तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, देखिए, अगर हम स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में कर्व बनाते हैं तो हमें कुछ इस तरीके का कर्व मिल जाएगा। स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में कुछ इस तरीके का कर्व हमें देखने को मिलेगा। जब मैंने स्ट्रेस इस पे अप्लाई किया था तो ये कुछ इस तरीके से डिफॉर्म हो रही थी। ठीक है, जब स्ट्रेस अप्लाई किया था तो कुछ इस तरीके से डिफॉर्म हुई थी। और इसकी जो प्रोसेस थी वो कुछ इस तरीके से थी, ओ ए बी। बच्चों, जब हमने इससे स्ट्रेस को रिमूव किया, यहाँ पे हमने स्ट्रेस को रिमूव किया, तो स्ट्रेन जो है वो कुछ इस पाथ से वापस अपने ओरिजिनल शेप को गेन करती है। ठीक है बच्चों, बुक में देख पा रहे होंगे अगर आप देख रहे हो तो जो इसका स्ट्रेस हमने अप्लाई किया था तो ये कुछ इस तरीके से डिफॉर्म हुई। और जब हमने स्ट्रेस को रिमूव किया तो अपने इस शेप से ये कुछ वापस इस कर्व के थ्रू वापस अपने ओरिजिनल शेप को गेन करती है। बच्चों, अब इससे फर्क क्या पड़ा? मान लीजिए ये डिफॉर्म हुई ओ ए बी से और रिगेन हुआ बी सी ओ से, तो बच्चों ये हमें एक एरिया मिला है, यस और नो? ये एक बाउंडेड एरिया मिल गया स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बीच में। और ये जो एरिया मिला है बच्चों स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बीच में, ये क्या है? बेसिकली ये लॉस ऑफ एनर्जी है। ये क्या हो जाएगा? एक तरीके से लॉस ऑफ एनर्जी। देखो क्या होता है बच्चों, अगर हम बात करें स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की, तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या होता है? वर्क डन या ईपीई, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू हाफ इंटू एफ इंटू डेल्टा एल, या हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ये मिलता है बच्चों, यस और नो? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो कर्व होगा वो क्या बताएगा हमें? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताएगा। तो जब हमने इनिशियली इसको स्ट्रेस किया था तो बच्चों ये जो एरिया है अंडर ओ बी ए, और ये एरिया ज्यादा है, मतलब वर्क डन ज्यादा था। और जब इसने ओरिजिनल शेप को गेन किया थ्रो बी सी ए, तो इसके नीचे का एरिया कम है, यस और नो? चलिए, नहीं समझ में आ रहा हो तो कुछ इस तरीके से देखिए।
हम बात कर रहे हैं पहले ये एरिया की, जो कि है ओ ए बी, स्ट्रेस और स्ट्रेन। जब रिगेन हो रहा है तो रिगेन किस प्रोसेस से हो रहा है बच्चों? रिगेन हो रहा है कुछ इस प्रोसेस से। जो कि कहीं ना कहीं यहाँ पे इस तरीके से लाई करती थी बच्चों, है ना। तो अगर हम बात करते हैं पहले PCO, अगर हम बात करें स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में, पहले वाले कर्व में, तो ये एरिया ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? वर्क डन को, ठीक है, जो मैंने इनिशियली किया था। और ये वापस जो रीस्टोरिंग में आ गया, ये W1 है और ये W2 है। तो बच्चों क्या बड़ा है, W1 बड़ा है या W2 बड़ा है बच्चों? W1 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 बड़ा है। तो बच्चों जो ये अंतर है W1 माइनस W2, ये रिप्रेजेंट किया जाता है इस कर्व के बीच में, जो ये एरिया बना है ये रिप्रेजेंट किया जाता है इसके थ्रू। और यहाँ पे जो वर्क का डिफरेंस है वो किस में लॉस हो गया? एज ए हीट एनर्जी लॉस हो गया, या ये एब्जॉर्ब कर लेता है। जो मटेरियल है वो क्या कर लेगा? मटेरियल उसे एब्जॉर्ब कर लेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद एज ए हीट एनर्जी से रिलीज कर देता है बच्चों। और अगर एज ए हीट एनर्जी रिलीज कर दे रहा है तो क्या हो रहा है? ये इसके एक बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है, जिसे हम कहते हैं इलास्टिक हिस्टेरिसिस। क्या कहेंगे इस बिहेवियर को बच्चों? इलास्टिक हिस्टेरिसिस, जिसमें ये मटेरियल अपने ओरिजिनल शेप को गेन करने में थोड़ा टाइम लगाता है और बेसिकली कुछ ना कुछ एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर लेता है, जो फिर बाद में ये एज ए हीट रिलीज करता है। चलिए, ये जो प्रॉपर्टी है मटेरियल की, कहीं कहीं हमारे लिए अच्छी भी है बच्चों। कहाँ पे? जो इलास्टिक हिस्टेरिसिस की प्रॉपर्टी है कि एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर लेता है, ये प्रॉपर्टी किसके लिए? जैसे शॉक एब्जॉर्वर है, शॉक एब्जॉर्वर के लिए बच्चों जो है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का एरिया बाउंडेड है, जितना ज्यादा होगा उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। किसके केस में? शॉक ऑब्जर्वर के केस में। बट अगर हम बात करें ऐसे जैसे कार टायर हो गया, तो कार टायर्स के लिए क्या चाहते हैं कि जब कार रोड पे चले, डिफॉर्मेशन रोड के साथ कांटेक्ट में आएगी तो डिफॉर्मेशन होगा, और डिफॉर्मेशन होने के बाद वापस अपने एक्चुअल शेप को तुरंत गेन कर ले। यस और नो? यस सर यस। तो वहां पे क्या होना चाहिए? हीट लॉस मिनिमम होना चाहिए, और उसके लिए क्या हो जाएगा? ये एरिया कम होना चाहिए। तो कार टायर्स के लिए ये एरिया मिनिमम होना चाहिए, और शॉक एब्जॉर्बर्स के लिए ये एरिया मैक्सिमम होना चाहिए बच्चों। समझ में आई बात? यस सर यस। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बल्क मॉडुलस को थोड़ा सा और पढ़ते हैं। क्या होगा देखो, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बच्चों बल्क मॉडुलस के बारे में हमने पढ़ा था, P इज इक्वल टू P अपॉन माइनस डेल्टा V अपॉन V। यस और नो? Yes, sir. अरे क्या हो रहा है भाई? बल्क मॉडुलस P इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V अपॉन V के बराबर हमने पढ़ चुका है बच्चों। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। थर्मोडायनेमिक्स में अगर किसी बच्चे को कोई स्टेट बोर्ड से है तो उसने कुछ थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस के बारे में पढ़ रखा होगा। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, किसी बच्चे ने पढ़ रखा है बच्चों? यस। यस चलिए, सर यस। आई थिंक थोड़ी बहुत नॉलेज नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, हम आगे चल के पढ़ेंगे बच्चों। बल्क मॉडुलस की जो वैल्यू होती है, अगर हम बात करें किसके लिए, अगर एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, पहले हम बात करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, इसको हम आगे चल के पढ़ेंगे भी सही। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है बच्चों? आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो बल्क मॉडुलस बी की वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है? वो होती है पी के बराबर, प्रेशर अप्लाइड के बराबर। ओके बच्चों?
फर्दर अगर हम बात करें सेकेंड प्रोसेस एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए बच्चों जो बल्क मॉडुलस पी की वैल्यू होती है वो होती है गामा पी के बराबर। बच्चों जब हम थर्मोडायनेमिक्स में इन प्रोसेस के बारे में डिटेल में पढ़ लेंगे तो ये कैसे हुआ वो भी जान जाएंगे। फिलहाल हम टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमें ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो बल्क मॉडुलस होता है वो प्रेशर के बराबर होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए ये B इक्वल्स टू गामा पी के बराबर होता है। गामा पी क्या होता है बच्चों? गामा पी होता है कांस्टेंट, एक तरीके का कांस्टेंट है, इसको भी आगे चल के हम पढ़ेंगे। एडियाबैटिक कांस्टेंट होता है ये एडियाबैटिक प्रोसेस कांस्टेंट। फर्दर बच्चों अगर हम बात करें आइसोथर्मल प्रोसेस में, जैसे क्या वर्ड आ रहा है आइसोथर्मल, क्या चीज कांस्टेंट रहेगी? टेम्परेचर कांस्टेंट। मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है किसी भी प्रोसेस में, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उसके लिए जो बल्क मॉडुलस होगा वो प्रेशर के बराबर हो जाएगा। एडियाबैटिक प्रोसेस में बच्चों हमारी हीट गिवन जीरो होती है, कोई एक्सटर्नल हीट नहीं दी जाती है सिस्टम से। थर्ड अगर हम बात करें आइसोकोरिक प्रोसेस, बच्चों आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या चीज कांस्टेंट होता है? Del V. आइसोकोर यस, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है बच्चों, और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो डेल्टा वी जीरो हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इस प्रोसेस को मैं लिख देता हूं माइनस पीवी अपॉन डेल्टा वी, बच्चों चेंज इन वॉल्यूम जीरो है तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस पीवी डिवाइडेड बाई जीरो क्या हो जाएगा? Infinity. इन्फिनिटी। तो आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए बल्क मॉडुलस की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। फर्दर नेक्स्ट प्रोसेस है हमारी आइसोबारिक प्रोसेस, और आइसोबारिक प्रोसेस के लिए बच्चों क्या चीज कांस्टेंट होता है? प्रेशर कांस्टेंट होता है। आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है। प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो डेल्टा पी की वैल्यू क्या हो जाएगी? डेल्टा पी की वैल्यू जीरो हो जाती है बेसिकली। तो यहाँ पे हम लिखते थे बी इक्वल्स टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाई वी। तो P अगर जीरो हो गया, डेल्टा P अगर मेरा जीरो हो गया, डेल्टा P जीरो, तो B की वैल्यू भी क्या हो जाएगी बच्चों? जीरो के बराबर हो जाएगी। तो डायरेक्ट याद रख सकते हैं हम, ठीक है, कि आइसोथर्मल प्रोसेस में P बराबर B होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस में गामा P होता है, आइसोकोरिक के लिए बल्क मॉडुलस इनफाइनाइट होता है, और आइसोबारिक प्रोसेस के लिए बल्क मॉडुलस जीरो हो जाता है बच्चों। ओके, यस सर। यस। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों टॉर्जन ऑफ सिलेंडर। किसी भी सिलेंडर को हम क्या करें? ट्विस्ट करेंगे। टॉर्जन या ट्विस्टिंग ऑफ अ वायर। टॉर्जन ऑफ सिलेंडर, टॉर्जन ऑफ सिलेंडर और ट्विस्टिंग ऑफ वायर। तो बच्चों जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं, किसी वायर को ट्विस्ट करते हैं या किसी सिलेंडर को ट्विस्ट करते हैं, हम रोटेट करते हैं, तो यहाँ पे शियर स्ट्रेसेस डेवलप होती है और शियर स्ट्रेन हमें यहाँ पे मिलेगी। वापस से देखते हैं बच्चों क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास एक स्मॉल आर रेडियस और एल लेंथ का सिलेंडर है कुछ इस तरीके से। ये एल लेंथ का सिलेंडर है जिसकी रेडियस ये एक्सिस हो गई इसकी, और इसकी रेडियस आर है बच्चों। इस सिलेंडर को हमने यहां से ऊपर से फिक्स कर दिया है कुछ इस तरीके से, और यहां से हम इसे रोटेट कर देते हैं। यहां से हम इसे रोटेट कर देते हैं। सिलेंडर पे यहाँ पे कोई पॉइंट ए हमने ले लिया है,
तो बच्चों मान लीजिए ए के करस्पॉन्डिंग ये पॉइंट बी था पहले, यहाँ पे इसकी सरफेस पे, सिलेंडर की सरफेस पे ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी है। जब हमने इसको ट्विस्ट किया तो ये जो पॉइंट इनिशियली यहाँ पे था ये घूम के यहाँ पे आ गया और यहाँ पे ये हो जाएगा बी डेस, कुछ इस तरीके से बच्चों। तो यहाँ पे जो हमें डिफॉर्मेशन देखने को मिला बच्चों, ये डिफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, ये डिफॉर्मेशन आ गया बी बी डेस का, बी बी डेस का यहाँ पे हमें डिफॉर्मेशन देखने को मिला है। ठीक है जी। और ये जो डिफॉर्मेशन होगा, जैसे हमने पहले भी बात की थी, ये जो एंगल है ये एंगल थीटा हो जाएगा। और एंगल थीटा क्या था बच्चों, एंगल थीटा एंगल ऑफ ट्विस्ट था, यस और नो। फर्दर Yes, sir. ये एंगल एंगल फाई था और एंगल फाई को हमने क्या नाम दिया था, एंगल फाई को नाम दिया था शेयर एंगल। चलिए, जो डिफॉर्मेशन आया है बच्चों हमारे पास बी बी डेस, वो उसे क्या लिख सकते हैं, या तो आर थीटा लिखा जा सकता है या इसे लिखा जा सकता है एल फाई के बराबर। ठीक है बच्चों। तो यहां से थीटा की वैल्यू आ जाएगी, थीटा विल बी इक्वल्स टू आर अपॉन एल फाई के बराबर। ओके बच्चों। और थीटा क्या है, थीटा है हमारा एंगल ऑफ ट्विस्ट। और अगर फाई की वैल्यू की बात करें बच्चों, तो फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, फाई विल बी इक्वल्स टू, जो कि हमारा शेयर एंगल है, ये हो जाएगा आर थीटा अपॉन एल के बराबर। ओके बच्चों। चलिए, अब हम बात करते हैं कि जब मैंने इसको ट्विस्ट किया था बच्चों, तो कोई टेंजेंशियल फोर्स एफ अप्लाई किया होगा यहाँ पे। मान लेते हैं मैंने यहाँ पे एफ, एक टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया, एफ इज टेंजेंशियल फोर्स। बच्चों ये टेंजेंशियल फोर्स एक टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा होगा, यस और नो। Yes, sir. यस, Yes, ये sir. टेंजेंशियल फोर्स एक यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ये टॉर्क यहाँ पे हमें मिला, जिसको हम नाम दे देते हैं रीस्टोरिंग टॉर्क। तो जब ये डिफॉर्मेशन फोर्स में यहाँ पे अप्लाई करूंगा तो एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा, और उसके रिस्पॉन्स में जो हमने एक्सटर्नल टॉर्क लगाया है, एक्सटर्नल टॉर्क के रिस्पॉन्स में इस वायर के अंदर एक रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा। ठीक है बच्चों, वायर के अंदर एक रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा। चलिए, यहाँ पे हम इस मटेरियल के लिए जो इसका मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी है उसको डिफाइन कर देते हैं कि वायर के लिए जी मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी है, जी मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ वायर। ठीक है बच्चों। तो एफ फोर्स लगाया, उसकी वजह से यहाँ पे टॉर्क जनरेट हुआ, उस टॉर्क को काउंटर करने के लिए डिफॉर्मिंग टॉर्क के काउंटर में एक रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप हुआ है ऐसे मटेरियल में जिसके लिए जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है वो जी के बराबर है बच्चों। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम बात करें बच्चों, यहाँ पे मैं एक टर्म डिफाइन कर देता हूँ सी। और सी क्या हो जाएगी बच्चों, सी हो जाएगा रीस्टोरिंग कपल पर यूनिट ट्विस्ट। रीस्टोरिंग कपल, सी हो जाएगा रीस्टोरिंग कपल। बच्चों ऑल्दो इसके क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे, हमारे एनसीईआरटी में भी नहीं मिलेंगे और नीट में भी बहुत कम है, परंतु कुछ एक क्वेश्चंस हैं यहाँ पे हमारे एक्सरसाइज में, उसको सोल्व करने में हमें इनकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसीलिए हम इस टॉपिक So, को, हाँ बोलिए बेटा। so theta equal to L by R phi होना चाहिए. थीटा इक्वल टू, यस, L by R phi. एल फाई बाई आर, है ना। ओके, Yes, sir. यस, वेरी गुड। तो सी क्या है बच्चों, सी होता है रीस्टोरिंग कपल पर यूनिट ट्विस्ट, रीस्टोरिंग कपल पर यूनिट ट्विस्ट। चलिए, तो बच्चों यहां से टॉर्क की वैल्यू क्या होती है,
जो हमारा रीस्टोरिंग टॉर्क है, दिस रीस्टोरिंग टॉर्क, कितना रीस्टोरिंग टॉर्क यहाँ पे इस वायर में जनरेट होगा, रीस्टोरिंग कपल पर यूनिट ट्विस्ट। बच्चों ये सी की वैल्यू होती है, ये किसी भी मटेरियल के लिए क्या होती है, कांस्टेंट होती है। किसी भी मटेरियल के लिए रीस्टोरिंग कपल पर यूनिट ट्विस्ट की वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो वायर में जो रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा वो किसके बराबर होगा, सी रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट मल्टीप्लाइड बाय एंगल ऑफ ट्विस्ट। वो कितना है बच्चों, चलिए ये शेयर एंगल के बारे में बात कर रहा है, इसको हम चेक कर लेंगे बच्चों। ये किसके बराबर हो जाएगा टॉर्क, शेयर एंगल के, सी फाई के बराबर ये हमें मिल जाएगा। जो रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप हो रहा है वो सी इंटू फाई के बराबर हो जाएगा। और फॉर्मूले में हम देखें बच्चों तो इसकी जो वैल्यू मिलती है सी की, ये होती है किसी भी मटेरियल के लिए पाई जी आर रेस टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 12 के बराबर। किसके बराबर होगी बच्चों, रिस्टोरिंग कपल पर यूनिट ट्विस्ट की वैल्यू ये हो जाएगी पाई जी आर रेस टू पावर 4 अपॉन 12 के बराबर। तो यहाँ से जो टॉर्क डेवलप हो रहा है रिस्टोरिंग टॉर्क, वो किसके बराबर हो जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू पाई जी आर रेस टू पावर 4 2l मल्टीप्लाइड बाई 5 के बराबर हो जाएगा बच्चों। ओके यस सर। यस, ये टॉर्क यहाँ पे डेवलप Yes, हो रहा है। चलिए फर्दर अगर हम बात करें कि किसी भी वायर में अगर हमने, अच्छा ये सिंबल गलत कर दिया कि मैंने, बच्चों यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, हमने क्या पढ़ा था, ये एंगल ऑफ ट्विस्ट, शेयर एंगल, एंगल ऑफ ट्विस्ट को थोड़ा सा मैं यहाँ पे बुक के अगर टर्मिनोलॉजी के लिए ले, तो यहाँ पे हमारा क्या है, फाई है। चलिए ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा एंगल फाई। चलिए मैंने नोमेनक्लेचर सही लिया है बच्चों, ठीक है ना। ये एंगल हो जाएगा मेरा फाई शेयर एंगल, और थीटा एंगल ऑफ ट्विस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से अगर हम ले तो ये फाई हो जाएगा टो फाई, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, टो विल बी इक्वल्स टू ई जी आर एस टू पावर 4 12 अपॉन 5 के बराबर हो जाएगा। ये टॉर्क यहाँ पे हमारा जनरेट हो रहा है। अगर ये टॉर्क जनरेट हो रहा है तो ये टॉर्क जो जनरेट हुआ, रीस्टोरिंग टॉर्क ने कुछ ना कुछ वर्क किया, और ये जो वर्क होगा बच्चों, इट विल बी इक्वल्स टू, डायरेक्ट याद रखने की जरूरत है बच्चों, हाफ सी पाई का स्क्वायर, हाफ सी पाई स्क्वायर जितना यहाँ पे वर्क हमें मिल रहा है बच्चों, ठीक है। दिस yes, विल sir. बी द वर्क डन, ओके। एक सेकेंड, वर्क डन बाय टॉर्क। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों कि हमने ट्विस्टिंग के केस में देखा, किसी भी वायर को जब हम डिफॉर्म करते हैं या ट्विस्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ डिफॉर्म होता है, एक रिस्टोरिंग टॉर्क जनरेट हो रहा है, वो टॉर्क कुछ ना कुछ वर्क करता है, जो वर्क होता है हाफ सी फाई स्क्वायर के बराबर, ठीक है बच्चों। यहाँ पे अब हमें एक और केस देखने को मिलता है। मान लीजिए हमारे पास दो सेम मास के, दो सेम मास के सिलेंडर हैं, एक होलो सिलेंडर है और एक सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है बच्चों। दो सेम मास के हमारे पास सिलेंडर है, एक होलो है और एक सॉलिड है। अगर हम दोनों की स्ट्रेंथ चेक करें तो किसके बेसिस पे करेंगे, उनकी स्ट्रेंथ चेक की जाएगी रीस्टोरिंग सी के बेसिस पे, कि किसके लिए, रीस्टोरिंग कपल पर यूनिट ट्विस्ट, रीस्टोरिंग कपल पर यूनिट ट्विस्ट जिसके लिए ज्यादा होगा उसके लिए ही उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। बच्चों समझ में आई बात, किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा मानेंगे, जिसके लिए सी की वैल्यू ज्यादा होगी। ओके बच्चों, Yes, sir. यस यस। चलिए तो हम न्यूमेरिकली सोल्व करके देख लेते हैं कि किसके लिए हमारे पास सी की वैल्यू ज्यादा आएगी बच्चों। चलिए अगर हम बात करें पहले एक होलो सिलेंडर के लिए, एक होलो सिलेंडर हम ले लेते हैं। तो होलो सिलेंडर के लिए क्या होगा बच्चों, मान लीजिए एक होलो सिलेंडर लिया जाए, तो होलो सिलेंडर के लिए मान लीजिए ये एक
कुछ इस तरीके से होलो सिलेंडर है। होलो सिलेंडर के लिए बच्चों R2 है आउटर रेडियस, R1 है इनर रेडियस। अब बच्चों अगर मैं होलो सिलेंडर के लिए रीस्टोरिंग कपल पर यूनिट ट्विस्ट सी की बात करूं तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? सी की जनरली जो वैल्यू दी जाती है इट इज सी इक्वल्स टू पाई जी आर रेज टू पावर 4/2l के बराबर होती है। मान लेते हैं एल इसकी लेंथ है, तो यहाँ पे जो हमें इसके लिए सी की वैल्यू मिलेगी इट विल बी इक्वल्स टू, इसको हम सी एच लिख देते हैं, H for hollow cylinder. So CH will be equals to pi g multiplied by R raised to power 4। ये क्या हो जाएगी बच्चों? R2 raised to power 4 minus R1 raised to power 4 divided by 2L। ओके, चलिए इसके काउंटर में मैंने एक M मास और L लेंथ, M मास और L लेंथ जिसकी रेडियस R है, ये एक सॉलिड सिलेंडर ले लिया है बच्चों। R रेडियस है, L लेंथ है, सॉलिड सिलेंडर ले लिया है। तो इसके लिए रीस्टोरिंग कपल पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा? इट विल बी इक्वल्स टू पाई जी आर रेज टू पावर 4 अपॉन 2L के बराबर हो जाएगा बच्चों। चलिए हमने क्या गिवन है, अगर दोनों के लिए मास सेम है तो क्या होगा बच्चों? मास क्या होता है? देखो मटेरियल भी सेम है, मान लेते हैं मटेरियल भी सेम है और मास भी सेम है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? देखो सो होलो सिलेंडर के लिए जो इसका मास हो जाएगा इट विल बी इक्वल्स टू पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर L। बच्चों क्या ये वॉल्यूम हो जाएगा होलो सिलेंडर के लिए? यस सर। यस, मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी, तो वॉल्यूम मल्टीप्लाइड डेंसिटी होलो सिलेंडर के लिए मास आ गया। फर्दर अगर सॉलिड सिलेंडर के लिए बात करें तो इट विल बी पाई आर स्क्वायर एल रो। यस और नो बच्चों? दोनों को इक्वेट कर दें हम तो देखो कॉमन टर्म्स पाई एल और रो कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो हमारे पास बचेगा R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू स्मॉल r का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलिए तो जो हमारे रीस्टोरिंग कपल पर यूनिट लेंथ फॉर होलो सिलेंडर एंड सॉलिड सिलेंडर की बात कर रहे थे, इनका रेशियो देखें हम तो CH अपॉन CS विल बी इक्वल्स टू, बच्चों यहाँ पे भी कॉमन टीम टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो ये क्या बचेगा? R स्क्वायर पावर 4 माइनस R1 की पावर 4 डिवाइडेड बाई R रेज टू पावर 4। फर्दर इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? क्या हम इसे R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चों? R2 स्क्वायर का स्क्वायर माइनस R1 के स्क्वायर का स्क्वायर, कुछ इस तरीके से फॉर्मूला बन गया ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी। वही उसी तरीके से मैंने यहाँ पे से ब्रेक कर लिया है, डिवाइडेड बाई R रेज टू पावर 4। चलिए बच्चों आर स्क्वायर को मैंने क्या लिखा हुआ है? आर स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, तो इसको मैं लिख देता हूं R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय R2 का स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहां से देखना बच्चों आर स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं R2 का स्क्वायर माइनस R1 के स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, दोनों साइड स्क्वायर करके ये R रेज टू पावर 4 हो जाएगा और ये R2 का स्क्वायर माइनस R1 के स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे से ये एक बार से एक बार कैंसिल आउट हो जाएगा और CH अपॉन CS जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि
रिस्टोरिंग कपल पर यूनिट लेंथ का जो रेशियो है वो हमें मिल जाएगा R2 का स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। बच्चों अगर मैं इस वैल्यू की बात करूं तो क्या ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, यस और नो? न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, हाँ या ना? यस सर। Yes. तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? इसका मतलब हो गया कि CH the restoring couple per unit twist for hollow cylinder is greater than that of solid cylinder। ठीक है बच्चों, इसका मतलब आ गया कि अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें कि किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी सेम मास के लिए, तो सेम मास के लिए एक होलो रोड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ए सॉलिड रोड। ओके बच्चों? यस सर। Yes. बच्चों अगर कभी आपको देखने का मौका मिले जो व्हीकल वगैरह में पावर का ट्रांसमिशन होता है, व्हीकल वगैरह में इंजन से व्हील तक पावर का ट्रांसमिशन होता है, वो एक शाफ्ट के थ्रू देख किया जाता है। और वो जो शाफ्ट आप देखोगे जनरली होलो शाफ्ट होती है अंदर से, वो जनरली होलो शाफ्ट रखते हैं। और क्यों रखते हैं? क्योंकि होलो शाफ्ट की जो स्ट्रेंथ होती है वो ज्यादा होती है सॉलिड शाफ्ट से। ठीक है बच्चों? किसने देखी है? यस सर। देखा हुआ है कभी किसी ने शाफ्ट वगैरह को, कहीं रिपेयरिंग वगैरह देखी हुई है तो? नहीं देखी होगी आई थिंक। कभी मौका मिले तो चेक करना। जो पावर ट्रांसमिशन के लिए शाफ्ट का यूज किया जाता है वो जनरली होलो शाफ्ट होती है, क्योंकि होलो शाफ्ट की स्ट्रेंथ रिलेटिवली ज्यादा होती है बच्चों। क्लियर है? चलिए, तो बच्चों ये कुछ ऐसे टॉपिक थे जो लेवल 2 में इंक्लूडेड हैं हमारे, है ना? इनके भी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी, ऑल दो नीट ये जो टॉर्सनल वाला पार्ट है ये लेस इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना? फिलहाल इसके क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, आई थिंक एनसीईआरटी में भी नहीं। पर इस चैप्टर की जो कुछ एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है वहां पे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों। तो थ्योरेटिकली इस चैप्टर को वापस से रीड कर लेना, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी यहाँ से हमारे बनने लग जाते हैं बच्चों, है ना? चलिए, तो ये चैप्टर भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है बच्चों। इसके क्वेश्चंस आप सोल्व कर लेना। नेक्स्ट टर्न पे नेक्स्ट क्लास में हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, सॉलिड की हमने बात कर ली, फ्लूइड की हम बात करेंगे बच्चों, है ना? और फ्लूइड में आप देखोगे जैसे ये चैप्टर था, ये आई थिंक जो कंसेप्ट थे ये आप बिल्कुल पहली बार पढ़ रहे हैं। फ्लूइड्स के लिए अप थ्रस्ट वगैरह या प्रेशर वगैरह आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बच्चों लोअर क्लासेज में, है ना? तो चीजें काफी सारी कनेक्टेड लगेंगी, कुछ नई चीज भी यहाँ पे सीखने को मिलेंगी, और कुछ ऐसी चीजों को हम पढ़ेंगे जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं या उनको थोड़ा हायर लेवल या डेप्थ में पढ़ने वाले हैं बच्चों। ठीक है? यस सर। Yes, sir. Yes, चलिए, sir. काफी है बच्चों आज के लिए। थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू बच्चों, Thank क्वेश्चंस Thank करते you, sir. रहिएगा। थैंक यू एवरीवन।